हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की पोएम अमेंडा। और आज हम कवर करने वाले हैं इस पोएम की समरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको इस पोएम के एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया था, ये पोएम किसके बारे में है? एक छोटी बच्ची के बारे में है, और किस तरीके से इस बच्ची की जो मदर हैं वो उसे बार बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर टोक रही हैं। जब वो टोक रही हैं तब अमेंडा जो है, जो छोटी बच्ची जो है जिनका नाम क्या है, अमेंडा, जब इनकी मदर जो है इसे डांट रही है या टोक रही है, कंप्लेंट कर रही है कि ये मत करो, ऐसे करो, ये तुम गलत तरीके से बैठी हो, गलत तरीके से तुम्हारा ये एटीट्यूड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जब ये सब कुछ कह रही हैं उसी समय अमेंडा अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई हैं और अपने आप को अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग जगह पे इमेजिन करती हैं। और इमेजिन करके क्या, उनका क्या इमेजिनेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? हर इमेजिनेशन उनकी फ्रीडम से रिलेटेड है कि किस तरीके से अगर मैं अकेली हूँ तो किस तरीके से अपने टाइम को एंजॉय करूँगी, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, बार बार कोई इस तरह से छोटी छोटी कंप्लेंट्स करने वाला नहीं होगा जिस तरीके से मेरी मदर अभी ऐसे कंप्लेंट कर रही है। ये बेसिकली जो पोएम है इसका जो बेसिक आइडिया है, मेन आइडिया इनफैक्ट, वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बदलाव, एक परिवर्तन, एक ऐसा बदलाव जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आपको लेकर जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ये पर्सनालिटी के बदलाव को लेकर भी हम कह सकते हैं, और एक बड़े लेवल पे जो बदलाव आता है उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अमेंडा का। ओके, अब अमेंडा क्या है? एक छोटी बच्ची है, अपना बचपन जी रही है, लेकिन धीरे धीरे अमेंडा जो है वो अपने बचपन से बाहर निकल रही है और अब बड़ी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बेसिक आइडिया यही बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि जब आप अपने बचपन से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती है, तो ये एक स्टेज ऐसी होती है जहाँ धीरे धीरे आपको अलग अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास करवाने की ज़रूरत है। और वहीं पर पेरेंट्स का रोल होता है कि अब हमें हमारे बच्चों को सिखाना है कि अब धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ों की उन्हें आदत डलवाना ज़रूरी है, उन्हें अच्छे से प्रॉपरली वेल बिहेव कैसे करना है, किस तरीके से उन्हें खाना खाना है, किस तरीके से उन्हें रहना है। ये सभी चीज़ें धीरे धीरे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों में इनकॉर्पोरेट करते हैं, सिखाते हैं उन्हें, ताकि ये हैबिट्स सभी बच्चों में इनकलकेट हो जाएं। इनकलकेट का मतलब होता है कि बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें आ जाएं और डेवलप हो जाएं। अब ये चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? जो हमारी हैबिट है, किसी भी बच्चे की हैबिट है, बिहेवियर है, वही सब जितने भी सेंसेस उसके डेवलप होते हैं। अब आप एक 2 साल के बच्चे से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि उसको बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के बारे में पता होगा, उसे पता होगा कि वेल बिहेव होना किसे कहते हैं। आप 2 साल 3 साल के बच्चे से ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक 8 साल या 9 साल के बच्चे से ये थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब वो अपने बड़े से किसी से मिले तो वो बहुत अच्छे से मिले, उसे ग्रीट करे, नमस्ते कहे या पैर छुए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन ये सब हैबिट्स उसमें अपने आप से कभी भी नहीं आती हैं। ये होती है पेरेंटिंग। पेरेंट्स को सिखाना ज़रूरी होता है, फैमिली को सिखाना ज़रूरी होता है, और यही सब चीज़ें हमारी अपब्रिंगिंग का हिस्सा होती हैं, मेजर हिस्सा होती हैं। यही जो अपब्रिंगिंग होती है और यही इसी समय जो सिखाया जा रहा होता है, जो पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं कि अब आप बड़े हो रहे हो, अब आपको ये इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, इस तरीके से बैठना नहीं चाहिए। ये जो बिहेवियर होता है, इसमें जो पेरेंट्स का ये जो एटीट्यूड चेंज होता है, कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं इस एटीट्यूड को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कुछ समय पहले तक तो हमें किसी भी तरीके के लिए रोका टोका नहीं जा रहा था, हमें कुछ नहीं कहा जा रहा था कि हम अगर गलत तरीके से बैठे भी हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों के लिए अचानक से उनके पेरेंट्स का भी ये जो चेंज ऑफ एटीट्यूड है उसे एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था। यही कारण है कि पेरेंट्स में और बच्चों में एक गैप आ जाता है, and it becomes tough for the kids especially to understand the attitude of the parents.
बच्चों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें अचानक से रोकने टोकने क्यों लग गए। तो उनकी साइकी भले ये चीज़ ना समझ पाए, लेकिन रिएक्शंस उसी चीज़ के होते हैं कि क्यों रोक रहे टोक रहे हैं हमें, क्यों इस तरीके से मना कर रहे हैं। तो ये एक बच्चे का दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो इस बात को गहराई से समझ सके। लेकिन जो मेन आइडिया होता है इस रोक टोक के पीछे वो ये कि पेरेंट्स चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो वेल बिहेव बने और अच्छे से रहें, ठीक है। यही मेन आइडिया है। इस पूरी पोम में कहीं पर भी ये नहीं है कि बच्चे जो जिस तरीके से सोच रहे हैं या उनका जो रवैया है वो तो एकदम ठीक है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ना तो पेरेंट्स गलत होते हैं, ना ही बच्चे गलत होते हैं। ये इन दोनों का अपना अपना एक स्टेज है, अपनी अपनी एक ड्यूटी है। पेरेंट्स की ड्यूटी अभी ये है कि बच्चों को सिखाएं और समझाएं, और बच्चे जो हैं वो इतना मैच्योर नहीं है कि जो बचपन की एकदम फ्रीडम वाली लाइफ जो होती है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कोई लायबिलिटी होती है, इस तरीके की जो लाइफ है उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो धीरे धीरे जब बच्चों को अपना चाइल्डहुड लाइफ छोड़ के और एक ऐसी लाइफ में आना पड़ रहा है जहाँ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, उनको ड्यूटीज़ भी समझाई जाएंगी, जब ऐसी लाइफ में उन्हें आना होता है तो थोड़ी तकलीफ़ तो बच्चों को भी होगी। सो नो वन इज़ रॉन्ग हियर, कोई भी यहाँ गलत नहीं है। दोनों की अपनी अपनी एक कंडीशन है, और उसी को ही इस पोम की जो पोएट है मैकॉल क्लाइन, उन्होंने समझाने की बखूबी कोशिश की है और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ जो सबसे पहला स्टैंजा है उसमें उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए हर एक पोम, हर एक चैप्टर में मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक इस तरीके का कीवर्ड दे दूँ जो आपको उसको समझाने में काफ़ी हेल्प करे, एक आंसर को उसको लिखने में हेल्प करे। इस पोम में ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड है आपको बहुत हेल्प करेगा अच्छे से एक्सप्लेन करने में, क्योंकि बेसिकली यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। एक बच्चे का अपने चाइल्डहुड से निकल के चाइल्डहुड से बाहर जब निकल रहे हैं बच्चे, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। तो इस वर्ड से आप अपने मैक्सिमम जो आंसर्स हैं उनको फ्रेम कर सकते हैं और उस आंसर को और भी अप्रोप्रिएट बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं समरी की तरफ, और समरी यही है। सबसे पहले स्टैंजा में हम क्या देखते हैं, ये जो पोम है इसकी जो शुरुआत ही है वो किससे होती है, शिकायतों से। और कौन कर रहा है ये शिकायतें, अमेंडा की मदर कर रही है। और क्या कह रही है, अपने नेल्स मत चबाओ, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कि अपने नेल्स ऐसे मत चबाओ, जिस पोस्चर में तुम बैठी हो वो पोस्चर भी सही नहीं है, तो अच्छे से बैठो और अपने कंधों को स्ट्रेट रखो, ऐसे झुकाए हुए मत रखो, डू नॉट बेंड, ठीक है। इस तरीके की जो हिदायतें हैं अमेंडा की मदर उन्हें दे रही है। अब अमेंडा के साथ यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि शी इज़ अगेन अ किड, उसे आराम से बैठे रहना है, एकदम अपने ख्यालों में रहना है, मुझे कोई रोके टोके नहीं, मैं जिस तरीके से रहना चाहती हूँ मैं उसी तरीके से रहूँगी, क्या प्रॉब्लम है अगर मैं एकदम फ्री होकर आराम से बैठी हुई हूँ। अमेंडा इज़ नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये सब कुछ क्यों सिखाया जा रहा है, वाई। बट मदर्स जो हैं यहाँ पर बेसिकली ये चाहती है मदर कि उसकी जो बेटी है या बेटा है वो एकदम प्रॉपरली वेल बिहेव्ड रहे, तो इसीलिए उसमें क्वालिटीज़ जो है वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करती रहते हैं। पेरेंट्स जो हैं, सिर्फ मदर ही नहीं, जो पेरेंट्स हैं वो इस तरीके की क्वालिटीज़ उनमें डेवलप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों को ये रोक टोक लगती है। और यही हो रहा है अमेंडा के साथ कि मुझे मेरी मदर है वो इतना रोक टोक क्यों रही है, तो उसे कहीं ना कहीं वो एज एन एनिमी लगती है, एक दुश्मन की तरह लगती है कि मैं इतना अच्छा सपना देख रही हूँ एंड नाउ शी इज़ डिस्टर्बिंग मी अगेन एंड अगेन। अब जब सपना देख रही हूँ तो अभी क्या सपना देख रही है, अभी वो सपना देख रही है कि वो एक मरमेड है। मरमेड इज़ व्हाट, जल परी। तो वो देख रही है कि मैं जल परी हूँ, और उसके सपने भी किस चीज़ से रिलेटेड हैं, फुल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम से रिलेटेड सपने हैं। और क्या सपना देख रही है कि एकदम नीले हरे समंदर में जहाँ लहरें एकदम फ्री होकर बह रही हैं, मैं भी उन लहरों के साथ ही बह जाऊँ, वहाँ उस पर बैठी हुई हूँ उन लहरों के ऊपर, और किस तरह से बैठी हुई हूँ, एक जल परी की तरह, एक मरमेड की तरह। तो सपना
का भी मेन आइडिया यही है कि मैं फ्री हूँ, वहाँ मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जहाँ मुझे ये बताने वाला कोई नहीं है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये बताने वाला कोई नहीं है कि मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो यही सब चीज़ों के साथ देखिए कैसे पैरेलल लाइफ चल रही है कि एक तरफ तो मदर इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस है कि मैं अब अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिखाऊं कि रिस्पॉन्सिबल होना क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए, उनका एहसास होना चाहिए, ड्यूटीज़ को समझना चाहिए कि अब तुम्हारी क्या ड्यूटीज़ है। और वहीं पे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को एक रोक टोक समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कितने डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे मेरे पेरेंट्स, कितना रोक टोक कर रहे हैं और ये कितनी गलत बात है। मेरी लाइफ है, मुझे अपने आप से जीने दो, फ्री होके जीने दो। इंडिपेंडेंट होने का अधिकार सबको है, फ्रीडम को एंजॉय करने का भी अधिकार सबको है, बट इट डजंट मीन नो फ्रीडम लैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। जब आप इनफैक्ट फ्रीडम को जब आप जी रहे होते हो, लाइक इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, बट इट्स नॉट विदाउट ड्यूटीज़, इट्स नॉट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप अपनी फ्रीडम को तभी मेंटेन रख सकते हैं जब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सीखी हो और आपको अपनी ड्यूटीज़ का एहसास हो। जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ का एहसास नहीं है वो फ्रीडम भी नहीं पा सकता है। ऑलराइट, तो यही रीज़न है कि पेरेंट्स हमें हर कदम पे ये समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड डेज़ हमें सिखाते रहते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, इस तरह से क्यों बिहेव करना चाहिए। नाउ हियर there is this written explanation, मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि इस फर्स्ट स्टैंजा में बेसिकली हो क्या रहा है। The poem describes a girl named Amanda and her mother who is nagging her for her mistakes. अब nagging her क्या मतलब होता है? nagging का मतलब होता है लगातार शिकायतें करना, continuously complain, यानी लगातार शिकायतें करना। तो लगातार शिकायतें करने का यही मतलब है कि हर जगह रोकना टोकना कर रही हैं मदर कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो। और कैसे स्टार्ट करती हैं? शी इज़ फर्स्ट पॉइंटेड आउट मोस्ट प्रोबेबली बाय हर मदर फॉर बाइटिंग her nails and for not sitting in the right posture. The mother also feels that Amanda sits in a very lazy manner. इसका यही मतलब है। इसका हिंदी अनुवाद भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हिंदी अनुवाद है कि सबसे पहले तो उसे नाखून चबाने से रोकती है। जो अमेंडा को उसकी मदर बोलती है कि तुम अपने नेल्स मत बाइट करो, अपनी जो नाखून है उनको मत चबाओ, ये एक बहुत ही गलत हैबिट होती है। दूसरा बोलती है कि आप जिस तरीके से बैठी हुई है ना अमेंडा जी, वो गलत है। यानी अपनी बेटी को बोल रही है कि अमेंडा द वे यू आर सिटिंग इज़ नॉट करेक्ट, जिस तरीके से तुम बैठे हुए हो ये बिल्कुल भी ठीक पॉस्चर नहीं है। और ये आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे हम बैठते हैं तो हमें पता नहीं चलता है उस समय, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें समझ में आता है बॉडी में अलग अलग इश्यूज़ होने लग जाते हैं, बैक पेन होने लग जाता है और स्पेशली गर्दन में काफ़ी पेन होने लग जाता है। इसलिए भी हमें कहा जाता है कि हमेशा अच्छे से करेक्ट पॉस्चर में ही बैठना चाहिए। तो वो भी सिखाया जा रहा है कि यहाँ आप अच्छे से बैठो, और अभी तुम जिस तरीके से बैठी हुई हो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आलस में भरी हुई हो। ये हमें खुद को कई बार नहीं पता चलता कि अगर हम आलसी तरीके से भी बैठे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम किसी दूसरे को आलसी तौर पे बैठे हुए देखते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं देता। बहुत ही नेगेटिव सा लगता है कि कितना सुस्त बैठा हुआ है और एकदम एक सुस्ती का सा माहौल छा जाता है जो कि किसी को भी इंटरेस्टिंग नहीं ही लगता। तो इसीलिए हम जिस भी पोस्चर में हैं, मतलब हमें देखकर किसी को भी ये नहीं होना चाहिए, लेज़ीनेस फील नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो यही सब चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रही है अमेंडा की मदर कि यही कहना चाह रही है कि उसकी गलतियों के बारे में बार बार बात कर रही है कि सबसे पहले तो नाखून काटो, अपने चबाओ मत, उन्हें सही मुद्रा में ना बैठने के लिए भी इशारा किया कि भाई तुम जिस तरीके से बैठी हो वो ठीक नहीं है। और माँ को भी लगता है कि अमेंडा जो है वो बहुत ही आलसी तरीके से बैठती है। आलसी तरीके से बैठना ये भी दिखाता है कि किसी चीज़ के लिए कोई फिक्रमंद नहीं होना, किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होना। एकदम ऐसे बैठ जाना कि मुझे तो काम ही क्या है, मुझे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरे को तो कोई काम है ही नहीं, सो जस्ट डू नॉट डिस्टर्ब, ये एटीट्यूड भी दिखाता है। तो यही सब चीज़ों से बचने के लिए, समझाने के लिए अमेंडा की मदर उसे बार बार टोक रही है। बट एट द सेम टाइम व्हाट अमेंडा इज़ डूइंग,
Amanda imagines herself as a mermaid who lives a calm and relaxing life in the beautiful green sea. Further, she is nagged for not cleaning her room and shoes and also for not doing her homework. अब उसने तो अपने आप को, उसकी मदर तो उसे डांट रही है कि नाखून मत चबाओ, ये नहीं करो, वैसे नहीं बैठो, बट इस टाइम पे अमेंडा अपने आप को कहाँ इमेजिन कर रही है, एक समुंदर के ऊपर लहरों पर बैठे हुए इमेजिन कर रही है। किस तरीके से बैठी हुई है वो, एक मरमेड के रूप में, एक जल परी के रूप में बैठी हुई है, वेयर देयर इज नो वन टू डिस्टर्ब हर, उसे डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ कोई भी नहीं है। तो पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है, एक यूनिवर्स में तो अमेंडा की मदर उसे डांट रही है और दूसरे में वो ड्रीम सीक्वेंस में है, एकदम सपने में, कि मैं एकदम इंजॉय कर रही हूँ, मुझे रोकने टोकने वाला वहाँ कोई नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में किस लिए उसकी मदर उसे टोकती है, वो कहती हैं कि तुम अपना रूम साफ़ नहीं करती, अपने शूज़ भी नहीं करती, और क्या तुमने अपना होमवर्क किया है। रिमेंबर हर मदर आस्क्स कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया है, तुम्हें मैंने कहा था अपना रूम भी क्लीन कर लेना, तुम्हारा रूम भी क्लीन नहीं है, तुम्हारे शूज़ को क्लीन करने के लिए कहा था, तुमने क्या वो शूज़ क्लीन कर लिए हैं, और जो होमवर्क करना था तुम्हें, तुमने वो भी नहीं किया। मतलब 3 काम जो हैं, तीनों में से अमेंडा तुमने कुछ भी नहीं किया है। ये नेक्स्ट स्टेंजा में नेक्स्ट कंप्लेन है अमेंडा की मदर की। अब फिर बाद में क्या होता है, शी देन इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन बिकॉज शी इज़ नाउ फेड अप ऑफ बीइंग वॉश्ड बाय हर पेरेंट्स कंटिन्यूसली। फेड अप का मतलब क्या होता है, ऊब जाना। ऊब जाना, फेड अप का मतलब है ऊब जाना, कि बस अब बहुत हो चुका है, अब बस मैं और नहीं सह सकती। ये अमेंडा का एटीट्यूड है। तो अमेंडा ने क्या अपने आप को इमेजिन किया है, ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब है अनाथ। तो अमेंडा अपने आप को एक अनाथ की तरह इमेजिन करती है और क्या कहती है, अमेंडा कहती है कि वो अपने माँ बाप से इतना ऊब चुकी है, क्योंकि वो लगातार कंप्लेंट करते रहते हैं, स्पेशली मदर, कि बार बार जब देखो मुझे कंप्लेंट करती रहती है, मुझे सिखाती समझाती रहती है, ये करो वो करो, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो वो अपने आप को फाइनली कैसे इमेजिन करती है कि जहाँ ये रोक टोक नहीं हो, जहाँ मुझे मेरी मदर या मेरे फादर जो हैं वो डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए। आउट ऑफ इनोसेंस, स्टूडेंट्स यहाँ ये ज़रूर याद रखना, आउट ऑफ innocence आउट ऑफ इनोसेंस अमेंडा अपने आप को एक अनाथ इमेजिन करती है। यहाँ पर अमेंडा ये नेगेटिव समझने की ज़रूरत नहीं कि अमेंडा चाहती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाए या वो कहीं चले जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो सिर्फ अपने आप को एक ऐसी जगह इमेजिन करती है जहाँ पे उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, कि काश मैं अनाथ अगर होती तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। अब ये बचपन यही होता है जहाँ आप इस ऐसी बातों की जो है वो सीरियसनेस नहीं समझें, उसे ही बचपन कहते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज चाइल्डहुड, जहाँ आपको बहुत चीज़ें पता नहीं है और इसीलिए आपके पेरेंट्स को दखल अंदाजी करनी पड़ती है ताकि वो आपको वो चीज़ें सिखा सकें, उनके बारे में समझा सकें। तो यही हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये डू मेंशन, जब भी आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए दैट व्हाई डिड शी थिंक, उसने ऐसा क्यों सोचा कि वो ऑर्फन हो जाए, तो कभी भी सीधा नहीं बिकॉज शी वांटेड हर पेरेंट्स टू बी डेड, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि वो क्यों चाहती, उसने अपने आप को अनाथ क्यों इमेजिन किया, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि वो चाहती थी कि उसके पेरेंट्स मर जाए, नहीं, आप ये ज़रूर लिखेंगे आउट ऑफ इनोसेंस उसने ऐसा सोचा। ठीक है, शी इमेजिन्ड हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन आउट ऑफ इनोसेंस। ये एक मासूमियत है उस बच्चे की कि वो अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि काश कोई नहीं होता, काश मेरे पेरेंट्स नहीं होते तो मैं कितनी अच्छी लाइफ जी रही होती। शी फेल्स टू अंडरस्टैंड कि उसके पेरेंट्स हैं, वही उसको इतनी सारी चीज़ें जो है उसके पास, जो कुछ भी है, जो घर है, जो जूते हैं, वो जो रूम है जिसको वो साफ़ नहीं रखती, जो जूते हैं जिसे वो साफ़ नहीं रखती, और जो होमवर्क है यानी वो स्कूल जा रही है तो जिस स्कूल में वो जा रही है जिसकी फ़ीस उसके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, एवरीथिंग एल्स, बाकी सब कुछ जो कुछ भी उसके पास है, अमेंडा ये समझ ही नहीं पा रही कि ये सब कुछ उसे उसके पेरेंट्स ने ही तो प्रोवाइड करवाया हुआ है। अगर पेरेंट्स नहीं होंगे
ये सारी चीज़ें, ये सब जो लग्जरी एक है, ये जो प्रिविलेज है उसका, वो भी सब चला जाएगा। तो शी इज़ नॉट इन एन एज जहाँ वो ये सब समझ सके, उसकी वो एज ही नहीं है। और अब वो उस एज से धीरे धीरे बाहर जब निकल रही है तो वहीं पर उसको ये समझाया जा रहा है। इसीलिए उसके पेरेंट्स को, स्पेशली उसकी मदर को यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ रही है कि अब इसे ये सब कुछ समझाना ज़रूरी है। बट हमारी जो अमेंडा है वो इतनी बच्ची है कि अभी उसको इन चीज़ों की समझ ही कहाँ। इसीलिए वो अपने आप को एक अनाथ इमेजिन करती है और वो चाहती है कि जो लगातार मेरे माँ बाप मेरे ऊपर एक नज़र बनाए रखते हैं ना, कि मैं कब क्या कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। आगे कहती है, शी सेज दैट शी वुड हैव एंजॉयड हर फ्रीडम देन बाय मेकिंग द पैटर्न्स ऑफ हर बेयर फीट ऑन द सैंड एंड वुड लिव अ पीसफुल लाइफ। इसका यही मतलब है कि अगर मैं अकेले होती, अगर कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता तो क्या होता, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जी रही होती और ऐसे ही नंगे पैर चल रही होती कहीं पे, जहाँ पर मुझे जहाँ पर भी रेत मिले तो उस पर एक पैटर्न्स बनाती हुई चलती अपने पैरों से। पैटर्न्स बनाते हुए चलना मतलब ये वही था, मैंने इसके एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया था और पूछा भी था कि जब गाड़ियों के पीछे वाले मिरर पे, या जो कांच होता है, नॉट मिरर, जो कांच होता है, ग्लास, उस पर जब धूल जमा हो जाती है तो हम कई बार अपने हाथों की उंगलियों से उस पर ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, कई बार अपना नाम भी लिख कर आते हैं। तो मैंने पूछा था क्या आपने भी ऐसा किया है। आज अगर आपने एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है, आप सीधे समरी में आए हैं, तो अगेन आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, फिर से आपसे ये सवाल करती हूँ, क्या आपने इस तरीके के ड्राइंग्स और पैटर्न्स बनाए हैं जहाँ मिट्टी भरी हुई है कांच के ऊपर और आप इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं अपने हाथों से? ऐसा ही कुछ अगर आपने कभी किया है तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्सेस। और यही कुछ ऐसा है जो अमेंडा करना चाहती है, बिना इस बात के, बिना अपनी पेरेंट्स की इस कंप्लेंट के कि तुम नंगे पैर मिट्टी पे क्यों चल रही हो और वहाँ पर ये खेल क्यों रही हो, ड्राइंग क्यों बना रही हो, उसके ऊपर अपने पैरों से इस तरह से कोई पैटर्न्स क्यों बना रही हो। वो नहीं चाहती कि इस चीज़ पर उसके पेरेंट्स जो है उसे टोके, और इसीलिए वो क्या चाहती है कि काश उसके पेरेंट्स नहीं हो तो मुझ पर वो इस तरीके से बार बार कंप्लेंट नहीं करेंगे। और इसीलिए वो एक शांतिपूर्ण, एकदम पीसफुल लाइफ जीना चाहती है। शी डजंट अंडरस्टैंड कि ये जो पीसफुल लाइफ की डिमांड वो कर रही है, ये जो फ्रीडम की डिमांड वो कर रही है, वो फ्रीडम और पीस वो तभी है जब उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं। द डे शी लूजेस हर पेरेंट्स, शी लूजेस हर पीस, शी विल लूज हर पीस भी, और जो भी जॉयफुल वातावरण में वो रह रही है, द जॉयस एटमॉस्फेयर, वो सब चला जाएगा। बट शी इज़ सच अ चाइल्ड, शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमेंडा इज स्कोल्डेड फॉर ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स एज दिस कॉजेज पिम्पल्स। रिमेंबर, इसका एक वर्ड यूज़ हुआ है इस पोएम में कि उसे एक प्रॉब्लम है और अगर ज़्यादा चॉकलेट्स वो खाएगी तो वो प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ सकती है। कौन सी प्रॉब्लम है वो है एक्नी। रिमेंबर, ACNE, एक्नी की प्रॉब्लम। एक्नी का मतलब यही होता है पिंपल्स, या चेहरे पे दाग धब्बे से हो जाना या पिंपल्स आ जाना, इसे कहते हैं एक्नी। स्टूडेंट्स, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने तब भी आपको समझाया था, फिर से बता रही हूँ, इसे एक्ने नहीं बोलते, एक्नी बोलते हैं। ऑलराइट, सो एक्नी का इशू हो जाएगा, इसलिए उसे बोला जा रहा है, अमेंडा को कहा जा रहा है, डू नॉट ईट सो मैनी चॉकलेट्स, अदरवाइज तुम्हारी जो एक्नी की इशू है वो और बढ़ जाएगी। शी इज़ ऑल्सो स्कोल्डेड फॉर, अच्छा स्कोल्ड का मतलब भी क्या होता है, डांटना, ठीक है, डांटना। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। तो उसकी मदर जो है उसे डांट ही रही है, उसकी मदर उसे डांट रही है कि ये मत खाओ, इतना ज़्यादा चॉकलेट अगर खाओगी तो तुम्हें और प्रॉब्लम हो सकता है, तो ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर वो डांटती है कि शी इज़ ऑल्सो स्कोल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर। सो नाउ अमेंडा थिंक्स ऑफ बीइंग Rapunzel, a character from a fairy tale, and wants to live in a huge tower like her. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर अमेंडा को फिर से डांटा जा रहा है। पहले तो डांटा जा रहा है कि इतनी चॉकलेट्स खाओगी तो तुम्हें एक्नी का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ध्यान रखो। दूसरे इसलिए डांटा जा रहा है कि मैं तुम्हें
तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें कुछ चीज़ें समझा रही हूँ, और तुम जो हो अमेंडा वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। अब क्यों नहीं देख रही थी अमेंडा? राइट इट डाउन इन योर कमेंट बॉक्सेस दैट ऐसा क्या था जो अमेंडा ने, जिसकी वजह से अमेंडा कहीं और ही ध्यान था, और जो उसकी मदर जो उसे डांट रही थी, समझा रही थी, जो भी कह रही थी, उस पर ध्यान ही नहीं था अमेंडा का। ऐसा क्या था? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्सेस कि क्यों वो अपनी मदर की तरफ नहीं देख रही थी। और इसीलिए अमेंडा जब उसकी मदर जो है डांट रही है, तो वो अमेंडा क्या कर रही है, वो अपने आप को कैसे इमेजिन करती है? देखिए, सबसे पहले उसने अपने आप को कैसे इमेजिन किया? फर्स्ट शी इमेजिन्ड हरसेल्फ एज अ मरमेड, MERMAID. She imagined herself to be a mermaid. Then she imagined herself to be an orphan, and finally Rapunzel. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो इसका कई बच्चे जो है या कई लोग जो हैं, जो प्रोनाउंसिएशन है वो रूपांजल भी करते हैं, ठीक है, रूपांजल करते हैं, रापुंजल भी करते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वुड बी रपंजल, रापंजल। ऑलराइट, रापंजल। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, रापंजल। ये जो PUN है ना, इसे बोलेंगे पन, रापंजल, ठीक है। तो रापंजल इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, और हमें यही प्रोनाउंसिएशन करना है, रापुंजल या रूपांजल नहीं बोलना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे वो अपने आप को एक फेरी की तरह एक, एक्चुअली ये एक डिज्नी कैरेक्टर है। तो जैसे स्नो वाइट एक डिज्नी कैरेक्टर है, अलादीन की जैस्मिन या यास्मिन एक डिज्नी कैरेक्टर हैं। तो डिज्नी के ये जो कैरेक्टर्स हैं, वैसे ही ये भी एक जो रपंजल है वो भी एक डिज्नी की कैरेक्टर है और प्रिंसेस है, और ये एक टावर में रहती है। तो वो जो टावर में रहती है, तो बेसिकली उसे वहाँ पे कैद किया गया है, लेकिन जो अमेंडा है वो उसको इस बात का अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वहाँ पे जो रापंजल है उसे कैद कर रखा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण अमेंडा क्या इमेजिन करती है कि काश मैं भी उस टावर में रह रही होती। तो जो अमेंडा का जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो नज़रिया है अमेंडा का, वो ये है कि देखो वो वहाँ अकेली टावर में रह रही है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे कोई रोकने टोकने वाला कुछ है नहीं। बट वो अमेंडा जो है वो ये नहीं समझ पा रही है कि जो रापंजल है वो बेसिकली पूरी दुनिया से दूर है, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है बल्कि कैद है। वो जो भी करना चाहती है, जो कहीं भी अगर जाना चाहती है, किसी से मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, तो वो ये नहीं कर पा रही है। ये सब कुछ अमेंडा के लिए समझना बहुत मुश्किल है। वाई? बिकॉज शी इज़ स्टिल अ चाइल्ड, अभी भी बच्ची है, और अब धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है, और अब उसे धीरे धीरे ये समझाने की कोशिश की जा रही है, एक अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इंसान अकेला रहता है, दैट पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि उसे कोई रोक टोक नहीं रहा है, उसको कोई भी किसी भी चीज़ की उसको कंप्लेंट नहीं कर रहा है, अननेसेसरी उसके ड्रीम्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। सो शी थिंक्स कि जो व्यक्ति अकेले रहते हैं वो बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, क्योंकि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं होती। लेकिन यहाँ अमेंडा ये नहीं समझ पा रही है कि जो लोग अकेले होते हैं उनके पास जो खुशी होती है वो शेयर करने के लिए भी कोई होता नहीं है, और इसीलिए अकेले रहना आसान नहीं होता बल्कि बहुत मुश्किल होता है, और ये बिल्कुल भी कोई हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करता है। ऑलराइट, ये है इसका हिंदी अनुवाद, हम ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें यही है जो कि चॉकलेट के लिए मना किया जा रहा है उसे खाने से, और ध्यान से रहने के लिए कहा जा रहा है, बार बार हिदायतें दी जा रही हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है अमेंडा को। और अमेंडा का पूरा ध्यान कहाँ है? अमेंडा का पूरा ध्यान है कि काश वो रपंजल की तरह एक टावर में रह रही होती तो वो फ्री रह रही होती। तो बेसिकली पूरा आइडिया क्या है कि हर वक्त जो मदर है वो अमेंडा को समझाने की कोशिश कर रही है, और अमेंडा जो है वो थ्रू आउट क्या कोशिश कर रही है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ये जो बार बार की जो क्या है नैगिंग, ये वर्ड भी ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, नैगिंग। और नैगिंग यहाँ कौन कर रहा है? मदर।
यानी बार बार कंप्लेंट, बार बार शिकायतें या रोका टोकी कौन कर रहा है? बार बार रोका टोकी जो कर रहे हैं, नैगिंग कर रहे हैं, वो है अमेंडा की मदर, क्योंकि बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही है वो। ओके, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। Finally, the mother asks her to stop being moody because she doesn't want anyone to blame her for harassing her daughter. Harassing का मतलब है torture, torture करना। At this time, the poet has not written any reaction from Amanda's side. This constant nagging has made her so sad that she has even stopped to imagine herself as someone else. She used to do so in order to escape from the continuous harassment and dominance of her parents. अब देखिए, इसमें यहाँ यही समझाया जा रहा है कि आखिर में जो है अमेंडा की मदर उसे बहुत ज़्यादा डांटती है कि तुम्हें मूडी नहीं होना चाहिए। मूडी का मतलब ये होता है कि आप कभी खुश हैं, कभी आप दुखी हैं, ऑल ऑफ अ सडन। मतलब इतना ज़्यादा अपने रवैये में चेंज नहीं लेकर आना चाहिए कि तुम अपने अकॉर्डिंग रहने लग जाओ। जो भी माहौल होता है, जैसा भी एनवायरनमेंट होता है, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप में चेंजेस लाने पड़ते हैं। आप हर वक्त ऐसे नहीं रह सकते कि अभी बहुत खुशनुमा माहौल है लेकिन मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ, तो मैं इस खुशनुमा माहौल में भी एकदम मुंह फुला के ही बैठी रहूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ये बिल्कुल भी सही एटीट्यूड नहीं है। इसे ही कहीं ना कहीं मूडी होना कहते हैं कि आप एक दिन तो एकदम परफेक्टली खुश हो और दूसरे दिन एकदम आप दुखी हो। तो ऐसे इतना ज़्यादा मूड स्विंग नहीं होना चाहिए। और यही बात जो है अमेंडा की जो मदर हैं इसे समझाने की कोशिश कर रही है। और आगे होता है कि अगर तुम इसी तरीके से बिहेव करोगी तो सबको ये लगेगा, मतलब ऐसे ही मुंह फुला के बैठी रहोगी हर वक्त, तो सब लोगों को तो यही लगेगा ना कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ और बहुत ज़्यादा डांटती हूँ। अब देखा जाए तो ये सच भी है कहीं ना कहीं कि अमेंडा की जो मदर है उसे डांटती भी है, उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोका टोकी करती है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करती है। और अमेंडा जो है, जो कि एक बच्ची है, उसके लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि क्यों मुझे इतना ज़्यादा रोका टोका जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जो मदर और डॉटर के बीच में हो रहा है। तो जब डांट लिया तो यहाँ बाद में जो पोएट हैं, इसकी क्लाइंट जो हैं, उन्होंने कोई भी रिएक्शन जो है अमेंडा का, वो रिएक्शन के बारे में नहीं कहा है। देखिए यहाँ अगर आप पूरी पोएम में नोटिस करें तो पूरी पोएम में कहीं पर भी अमेंडा ने एक शब्द भी नहीं बोला है अपनी मदर से। सिर्फ एक ही चीज़ है अमेंडा की यहाँ, और वो है उसकी इमेजिनेशन, कि वो क्या इमेजिन कर रही है, वो क्या सोच रही है। अमेंडा का एक सिंगल डायलॉग भी नहीं है इस पोएम में, सिर्फ एक इमेजिनेशन है। अब अमेंडा का जब समय आया कि जब वो कुछ बोल सकती थी, वो किसी तरीके का रिएक्शन दे सकती थी, तब पोएट जो है, क्लाइंट जो है, उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं मेंशन करा है अमेंडा का। ऐसा क्यों? वो लिख सकती थी कि अमेंडा भी बहुत गुस्सा हुई, उसने भी अपनी मदर को ये कहा, मदर से वो कहा, खूब कहा कि आप मुझे क्यों टोक रही हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब लिखा जा सकता था, लेकिन नहीं लिखा गया। इसलिए नहीं कि अमेंडा डर रही है अपनी मदर से, अगर डर रही होती तो शायद इस तरीके से इतनी इररिस्पॉन्सिबल नहीं ही होती। वो डर नहीं रही है। बेसिकली यहाँ अमेंडा जो है वो पूरे के पूरे जो एक बच्चे वाली जो कम्युनिटी है ना, बच्चा कम्युनिटी, या हम ये कहें कि एक चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर अमेंडा दिस कॉन्स्टेंट नेगिंग हैज़ मेड हर सो सैड, यानी यहाँ अमेंडा इतनी दुखी है, शी इज़ सो सैड दैट शी हैज़ इवन स्टॉप्ड टू इमेजिन हर सेल्फ एज समवन एल्स। यानी रियल लाइफ में तो उसके लिए कुछ और बनना पॉसिबल ही नहीं है, वो जो है वो वही रहेगी, उसके जो पेरेंट्स हैं वो वही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। तो रियल लाइफ में तो कोई चेंज एक्सपेक्ट करना पॉसिबल, मतलब सेंसिबल ही नहीं है। लेकिन जो वो इमेजिन कर रही है अपने आप को कि मैं काश ये होती, मैं काश वो होती, और उसको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन उससे मिल रहा है, कंटेंट फील कर रही है वो कि काश मैं ये होती तो मुझे कितना अच्छा लगता। उस इमेजिनेशन को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे तोड़ दिया गया है। और वो क्यों टूटी है वो इमेजिनेशन? जो लगातार पेरेंट्स जो बच्चों को टोकते रहते हैं ना लगातार,
वो यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है कि वो इतनी ज़्यादा दुखी, इतनी ज़्यादा सैड हो गई है कि वो कोई इसने इमेजिनेशन भी अपनी छोड़ दी, इमेजिन करना भी छोड़ दिया है कि वो कुछ और है। शी यूज टू डू सो इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द कंटिन्यूस हरासमेंट एंड डोमिनेंस ऑफ अ पेरेंट्स। अब उसको इन सपनों में, इन ख्यालों में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी? मैं इसका एक रिटन हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख देती हूँ। क्यों यहाँ पर उसको इमेजिन करने की ज़रूरत पड़ती थी कि मैं कोई और हूँ? क्यों वो अपने आप को एक मरमेड की तरह इमेजिन करती है, ऑर्फन की तरह इमेजिन करती है, या फाइनली रपुंज़ल की तरह इमेजिन करती है? हो सकता है उसकी जो इमेजिनेशंस हों वो रियलिटी की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी रियलिटी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ में आप एक छोटे बच्चे की इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी या बहुत ज़्यादा रियलिटी एक्सपेक्ट ना कीजिए। उसकी जो इंटेंशन है बच्चे की, जो नियति है, किस वजह से उसने इस तरीके की चीज़ इमेजिन की, वो देखना, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और जो एक चीज़ है जो हर वक्त ये इमेजिन करती है वो बेसिकली है मरमेड, वो बेसिकली है फ्रीडम। आई एम सॉरी, मरमेड ही वर्ड दिमाग में रह गया, वो है फ्रीडम। तो जो अमेंडा है उसे मरमेड नहीं बनना है, उसे ऑर्फन भी नहीं होना है, ना ही उसे रपुंज़ल बनना है। लेकिन अगर इन तीनों के थ्रू, ये जो तीन अलग अलग कैरेक्टर्स में उसने अपने आप को इमेजिन जो किया है ना, वो इसलिए किया है क्योंकि फाइनली उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए एक फ्रीडम, कि अगर मैं ऑर्फन हो जाऊंगी तो इस तरीके से फ्रीडम मिल जाएगी, मरमेड हो जाऊंगी तो इस तरीके से फ्रीडम मिल जाएगी, और अगर मैं रपुंज़ल बन गई तो उस तरीके से फ्रीडम मिल जाएगी। तो फाइनली मुझे फ्रीडम चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अब लेसन एक निकल कर आता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को हमेशा अच्छा और बेस्ट सिखाना चाहते हैं। हर पेरेंट के लिए उसके जो बच्चे होते हैं वो बेस्ट होते हैं दुनिया में, लेकिन वो उन्हें और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें सारी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं जितना उन पेरेंट्स के लिए पॉसिबल है। उसमें कहीं भी किसी भी तरीके को कोई फ्लॉ नहीं होता, कोई कमी नहीं होती। वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश करते हैं, और इसमें तो स्टूडेंट्स कभी कोई डाउट ही मत रखना। जो लेसन लेके निकल कर आता है वो ये है कि पेरेंट्स चाहते क्या हैं वो एक बात है, लेकिन वो जो करते हैं, क्या उनका जो भी एक्शंस हैं, क्या वो एक्शंस अप्रोप्रिएट हैं, सही हैं? क्या वो एक्शंस करके उन्हें वाकई में एक ऐसा बच्चा वो डेवलप कर लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, समझदार या परफेक्ट हो? एक छोटे बच्चे से जो अभी अभी अपने बचपन से बाहर निकल के धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उस बच्चे से आप अचानक से इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अचानक से इतना कुछ आप उसको सिखाने लग जाओगे, तो क्या इज़ इट पॉसिबल फॉर दैट किड? क्या उस बच्चे के लिए संभव है कि अचानक से वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ सीख ले? नहीं, ये संभव नहीं है। तो हर चीज़ को सिखाने का भी एक तरीका होता है, हर चीज़ को समझाने का एक तरीका होता है, हर एज के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन डेवलप होता है और उसी के अकॉर्डिंग समझाना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि समझना चाहिए। हम किसी चीज़ को तभी समझा सकते हैं जब हमें उस चीज़ की पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी थिंकिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, वही पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, एक अच्छी समझाइश दे सकते हैं स्टूडेंट्स। यानी अगर यहाँ अमेंडा की जो मदर हैं, अमेंडा की मदर अगर यहाँ ये समझ सकती कि क्यों अमेंडा का कोई रिएक्शन नहीं मिला, या क्यों अमेंडा अभी जो इतना डांट खाने के बाद भी एकदम चुप है और उदास होकर बैठ गई है, यहाँ अमेंडा की मदर अगर ये अंडरस्टैंड कर पाती कि क्यों अमेंडा अभी उदास हो गई है, क्या वजह हो सकती है, और ये वजह अपने आप नहीं पता चलती है, कोई जादू से नहीं पता चल सकती, ये सिर्फ बात करने से पता चल सकती है। तो अगर ये पता चलता तो शायद वो अमेंडा को और बेहतर तरीके से समझा सकती थी। तो मदर्स की यहाँ पर जो नियति है, जो इंटेंशन है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से समझाऊँ, उनको परफेक्ट बना दूँ, उस इंटेंशन में कहीं कोई गलती नहीं है, उस इंटेंशन में कहीं कोई कमी नहीं है। वो इंटेंशन बिल्कुल सही है और प्योर है, लेकिन जो तरीका है शायद उस तरीके में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है, या वो तरीका शायद
अमेंडा के लिए, इस केस में अमेंडा के लिए शायद अप्रोप्रिएट नहीं है और इसीलिए वो अपने आप को मर्मेड, रपुंज़ल और एक पॉइंट पे आके ऑर्फन तक इमेजिन कर लेती है, भले ही आउट ऑफ इनोसेंस, लेकिन उसने अपने आप को इस रूप में इमेजिन किया। तो कहीं ना कहीं इसीलिए किया क्योंकि वो अपनी मदर से इतनी ज़्यादा ओपनली बात नहीं कर सकती है, इतनी ज़्यादा शायद कंफर्टेबल नहीं है और शायद जानती है कि मेरी बात को सुना नहीं जाएगा। तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक लेसन है कि अपने बच्चों की बात को सुने डिस्पाइट ऑफ देयर एज, ये सोचे बिना कि उसकी उम्र क्या है, बच्चों की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको समझना पड़ेगा पेरेंट्स कि बच्चे बच्चे के अकॉर्डिंग बात करेंगे, वो छोटे हैं, वो उस अकॉर्डिंग आप उनसे एक मैच्योर इंसान की तरह बात करने का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। और बच्चों के लिए लर्निंग ये है कि हर जगह जहाँ पेरेंट्स आपको सिखाने लग जाएं, समझाने लग जाएं, तो उन्हें अपना दुश्मन समझने की ज़रूरत नहीं है। वो इसीलिए आपको समझा रहे हैं क्योंकि वो आपका बेस्ट वर्जन देखना चाहते हैं। वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो चीज़ आप अभी कर रहे हो वो धीरे धीरे उस हैबिट को सुधारना ज़रूरी है, ताकि जब जैसे ही आप बड़े हो जाएं आपको सही और गलत में डिफरेंस समझ में आ सके। मैंने अपनी तरफ से इस पोएम को, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी समरी सभी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। आई होप इसका जो एक डीपर मीनिंग है, जो एक मैसेज है, और अपनी तरफ से भी मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी आपको बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश की है। आई होप वो बातें आपको समझ में आई होंगी, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा और आज जो हमने समरी कवर की है वो भी आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं कोई भी डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो एंड होता है। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आते हैं टॉप क्वालिटी कंटेंट, और ये सभी टॉप कोर्सेज वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक्स भी दिए गए हैं, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। और वीडियोस के एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमें आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर कहीं पर भी फॉलो करना नहीं भूलिए, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।